बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बड़ा बारौनक बाजार था। कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे दिमाग पर गनूदगी सी तारी होने लगी। दोपहर के खाने के बाद हमेशा मुझ पर सुस्ती सी तारी हो जाया करती थी। मैं उठकर अंदर आ गया। बिमला भी खराटे ले रही थी। बेड काफी कुशादा था। मैं भी एक तरफ लेट गया। 5 बजे के करीब बिमला ने मुझे जगा दिया। इसने नहाकर कपड़े बदल लिए थे और खासी ताज़ा दम लग रही थी। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर ऐंठता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुसल से सारी थकावट और कसलमंदी दूर हो गई। 6 बजे के करीब हम होटल से निकलकर बाजार में आ गए। इस वक्त भी बड़ी गहमा गहमी थी। ग्राहकों में ज्यादातर देहाती किस्म के लोग थे जो आसपास की बस्तियों से आए हुए थे और अब इन्हें वापस जाने की जल्दी थी। हम टहलते हुए कस्बे के मरकजी चौराहे पर आ गए और फिर चौराहे के दूसरी तरफ एक दुकान के सामने सुर्ख रंग की एक कार रुकते देखकर मैं उछल पड़ा। ये वही कार थी, नंबर भी वही था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। यहाँ इस कार की मौजूदगी का मतलब था कि देशमुख भी यही है। हो सकता है इसे अभी तक सरहद पार करने का मौका न मिला हो। मैंने बिमला को इस तरफ मतवज्जो किया तो इसके चेहरे पर भी सनसनी सी फैल गई। एक जवान औरत दुकान से निकलकर कार में बैठ गई। मैं बिमला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। चौराहा खासा बड़ा था और इस वक्त यहाँ बड़ी गहमा गहमी थी। हर किस्म का ट्रैफिक था। मोटरें भी थी, साइकिल रिक्शा भी, तांगे और बैलगाड़ियां भी थी। मैं बिमला का हाथ पकड़े इसे खींचता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक साइकिल सवार बिमला से टकरा गया। बिमला चीखती हुई सड़क पर गिरी। साइकिल सवार भी गिरा था। वो उठने की कोशिश करते हुए चीख रहा था, अंधी हो नजर नहीं आता। बीच सड़क के मेरे घोंसे ने इसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। वो चीखता हुआ फिर ढेर हो गया। कोई और मौका होता तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता। मैं बिमला का हाथ पकड़े ट्रैफिक से बचता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो कार हरकत में आकर आगे रवाना हो चुकी थी। मैं चौक के ऐन बीच में था और कोई न कोई गाड़ी रास्ता रोक लेती थी। मैं कई मरतबा किसी कार या रिक्शा वगैरह से टकराया था। ड्राइवर चीख चीख कर भला बुरा कह रहे थे। एक बार तो मैं एक तांगे के घोड़े से टकरा गया और बिमला तांगे के पहिए के नीचे आते आते बची थी। वो खौफजदा अंदाज में चीख उठी थी और जब हम चौराहे के दूसरी तरफ पहुंचे तो वो सुर्ख कार तकरीबन 100 गज आगे मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैं बदहवासी से इधर उधर देखने लगा। अकेला होता तो शायद इस कार के पीछे दौड़ लगा देता, लेकिन बिमला मेरे साथ थी। लोग पहले ही अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। अगर हम दौड़ना शुरू कर देते तो पता नहीं क्या सूरत हाल होती। तकरीबन 2 मिनट बाद एक ऑटो रिक्शा हमारे करीब आकर रुका। 2 औरतें उतर रही थी। मैंने बिमला को रिक्शे में धकेला और खुद भी उछल कर बैठ गया। किधर जाने का है महाशय? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। अपन इधर पहले चाय पीने का है, फिर किधर ही जाएगा? चाय बाद में पी लेना, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा, लौंडिया को भगाकर लाया है क्या? पुलिस पीछे लगा है। ड्राइवर ने कहा, नीचे उतर जाओ, हम किधर ही नहीं जाने का। मैंने पतलून के पांचे से खंजर निकाल लिया। रिक्शा आगे बढ़ाओ जल्दी, वरना। मैंने खंजर की नोक इसके कंधे पर रख दी। ड्राइवर एकदम सीधा होकर बैठ गया। इसने रिक्शा स्टार्ट करने में भी ज्यादा देर नहीं लगाई थी। तेज चलाओ और आगे मोड़ पर बाएं तरफ घुमा लेना। मैंने अपनी सीट पर आगे झुकते हुए कहा। रिक्शा की रफ्तार तेज हो गई। बाएं तरफ वाली सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन सुर्ख कार का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। इस ड्राइवर को रिक्शा ज्यादा तेज चलाने पर उकसाता रहा। इसके साथ ही मैं दाएं बाएं की सड़कों और गलियों की तरफ भी देख रहा था। तकरीबन निसफ मील आगे आके बाएं तरफ एक सड़क पर इस सुर्ख कार की झलक नजर आ गई। वो तकरीबन 200 गज आगे एक और मोड़ पर घूम रही थी। इधर इसी तरफ, मैंने चीख कर कहा। रिक्शा आगे निकल चुका था। रोकते रोकते भी वो 15-20 गज आगे निकल गया। ड्राइवर ने इसे घुमाकर इस सड़क पर मोड़ दिया। 200 गज आगे जाकर मेरे कहने पर इसने रिक्शा इस तरफ मोड़ लिया जिस तरफ वो कार गई थी। ये कुशादा गली थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के हवेली नुमा बड़े बड़े मकान थे, लेकिन गली दूर तक खाली नजर आ रही थी। सुर्ख गाड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। एक मकान के सामने से गुजरते हुए मेरी नजर इस तरफ उठ गई। एक आदमी गेट बंद कर रहा था और गेट के अंदर वो सुर्ख कार नजर आ गई। मैंने कुछ आगे जाकर रिक्शा रुकवा लिया और 10 रुपए का एक नोट जेब से निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। ड्राइवर ने अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देखा और रिक्शा भगाकर ले गया। मैं रास्ते भर इसी औरत के बारे में सोचता रहा था जो चौराहे पर एक दुकान से निकलकर कार में बैठी थी। वो जवान औरत थी और इसने साड़ी पहन रखी थी। मैं यही सोचता रहा कि वो कौन हो सकती है और देशमुख से इसका क्या ताल्लुक होगा, लेकिन देशमुख जैसे लोगों को ऐसी औरतें की कमी नहीं थी। हो सकता है ये औरत इसकी जानने वाली हो और देशमुख ने इसके घर में पनाह ले
रखी हो। आओ। मैंने मकान की तरफ बढ़ते हुए बिमला को इशारा किया। क्या करना चाहते हो? बिमला के लहजे में वहशत थी। ये अच्छा मौका है, मैंने कहा। वो सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह इनके सर पर पहुंच जाएंगे। मैं इन्हें संभलने का मौका दिए बगैर इन पर झपट पड़ना चाहता हूँ। हमाकत मत करो, बिमला ने कहा। हमने इनका ठिकाना देख लिया है। इन्हें कोई शुबा भी नहीं हो कि वो हमारी नजरों में आ गए हैं। इस वक्त बेहतर यही है कि हम वापस चलें और आजम खान को सूरत हाल से आगाह कर दें। वो पुलिस के साथ यहाँ रेड करेगा तो यहाँ से किसी को भागने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। मैं इतना तवील इंतजार नहीं कर सकता। मेरे साथ आओ, मैंने कहा। गेट के सामने पहुंचकर मैंने जर्री से अंदर झांका। वो औरत बरामदे में खड़ी थी और ड्राइवर कार की पिछली सीट से कुछ पैकेट वगैरह उतार रहा था। जिस शख्स ने गेट खोला था वो भी करीब ही खड़ा था। मैं जोर जोर से गेट दड़दड़ाने लगा। वो शख्स तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ आ गया। इसने छोटा दरवाजा खोलकर बाहर जैसे ही बाहर झांका, मैंने इसके मुंह पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो चीख कर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मैं छलांग लगाकर अंदर आ गया। खंजर मेरे हाथ में था। बिमला भी मेरे पीछे ही अंदर आ गई। इसने दरवाजा बंद करके लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। इसने अक्लमंदी की थी कि होटल से निकलते वक्त पिस्तौल अपने लिबास में छुपा लिया था। ए, कौन हो तुम लोग? ठहरो, तुम्हारी तो हटा कटा। ड्राइवर दौड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने इसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ जड़ दिया। वो भी चीखता हुआ लड़खड़ा गया। बरामदे में खड़ी हुई औरत ये सूरत हाल देखकर बदहवास हो गई और चीखती हुई दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। बिमला, तुम इन्हें संभालो, मैं अंदर देखता हूँ। मैं चीखता हुआ बरामदे की तरफ दौड़ा। दरवाजे की दूसरी तरफ एक राहदारी, जिसके इख्तिताम पर एक वसी हाल था। यहाँ कालीन बिछा हुआ था और शानदार फर्नीचर मौजूद था। वो औरत हाल में खड़ी चीख चीख कर किसी को पुकार रही थी। कालीन पर दो नौजवान लड़कियां और एक कम सिन लड़का बैठा हुआ था। वो तीनों भी मुझे देखकर चीखने लगे। इस दौरान दाएं तरफ की राहदारी से एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ सामने आ गया। इसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। वो मनहनी सा छोटे कद का आदमी था। सफेद मूंछें, गंजा सर और माथे पर तिलक। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक थी। इसे गांधी का डुप्लीकेट कहा जा सकता था। वो भी मुझे और मेरे हाथ में खंजर देखकर बदहवास हो गया। मैंने लपक कर एक जवान लड़की को बाएं बाजू में लपेटकर खंजर इसके गले पर रख दिया। कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना गला काट दूंगा इसका, मैंने चीख कर कहा। इसी दौरान बिमला भी ड्राइवर और दूसरे आदमी को पिस्तौल की जद पर धकेलती हुई अंदर आ गई। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? गांधी की सूरत वाला बूढ़ा आदमी हकलाया। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। कहाँ हैं वो लोग? जल्दी बताओ वरना मैं इसका गला काट दूंगा, मैंने चीख कर कहा। कौन कहाँ है? बूढ़े ने इधर उधर देखा। हम सब तो यहाँ हैं, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने है। मैं देशमुख और इस औरत की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। देशमुख? बूढ़े की आंखों में उलझन सी तैर गई। यहाँ कोई देशमुख या कोई और औरत नहीं है। इनका ख्याल रखो बिमला। मैंने लड़की को छोड़ दिया। अगर कोई गड़बड़ की कोशिश करे तो गोली से उड़ा देना, मैं देखता हूँ। बिमला ने इन सब को एक तरफ करके पिस्तौल की जद पर ले लिया। मैं दौड़ता हुआ सामने वाली राहदारी में घुस गया। इस राहदारी में 2 कमरे थे और दोनों खाली थे। 2 कमरे हाल के दूसरी तरफ थे। इनमें भी कोई नहीं था। मैं जीने की तरफ भाग खड़ा हुआ। ऊपर वाली मंजिल पर भी ऐसा ही एक हाल और 4 कमरे थे, मगर वो तमाम कमरे भी खाली थे। मैं हाल का पीछे वाला दरवाजा खोलकर अकबी टेरेस पर आ गया और टेरेस के आखिरी सरे पर जाकर अकबी लान में भी झांक लिया। लान भी सुनसान था। किसी कमरे में भी ऐसे आसार नजर नहीं आए थे कि जिससे अंदाजा होता कि कोई अफरा तफरी में यहाँ से भागा होगा। और फिर ये बात भी थी कि हमने इस कदर अचानक यहाँ हल्ला बोला था कि किसी को भागने का मौका भी नहीं मिल सकता था। मैं नीचे आ गया। वो सब लोग एक तरफ जमा थे और बिमला ने इन्हें पिस्तौल की जद पर ले रखा था। इसने पिस्तौल दोनों हाथों में पकड़ रखा था और उंगली ट्रैगर पर थी। कमसिन लड़का गांधी की शक्ल वाले बूढ़े से और दोनों लड़कियां इस औरत से लिपटी हुई थी जिसका पीछे करते हुए हम यहाँ तक आए थे। इन सब के चेहरों पर खौफ के साए रक्स कर रहे थे। ड्राइवर और चौकीदार भी कालीन पर सहमे हुए बैठे थे। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने बूढ़े और औरत की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम बता दो कि देशमुख और इस औरत को कहाँ छुपाया है तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। बसूरते दीगर मैं एक एक को काट कर फेंक दूंगा। हम किसी देशमुख को नहीं जानते। बूढ़े ने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। तुम दोनों किसी अच्छे और शरीफ घराने से लगते हो। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। हम किसी देशमुख को नहीं जानते, न ही यहाँ कोई आया है। झूठ बोलते हो तुम, मैं चीख उठा। अगर तुम देशमुख को नहीं जानते हो तो इसकी गाड़ी तुम्हारे घर में क्यों है? बताओ कहाँ है? ओह, बूढ़े के मुंह से गहरा सांस निकल गया। धीरज धीरज, वो बोला। अब मैं समझ गया। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है। ये खंजर और पिस्तौल हटा लो और
आराम से बैठ जाओ, मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी हमारे घर में क्यों है। बैठ जाओ, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने बिमला की तरफ देखा, इसकी आंखों में भी उलझन तैर रही थी। बैठ जाओ भैया, इस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें वाकई गलत फहमी हुई है और ये गलत फहमी शायद इस गाड़ी की वजह से हुई है। आराम से बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। मैंने एक बार फिर बिमला की तरफ देखा और इसे इशारा करता हुआ एक सोफे के किनारे पर टिक गया। बिमला भी मुझसे जरा हटकर एक कुर्सी पर बैठ गई। इस औरत और बूढ़े के चेहरे पर तमानियत सी आ गई, लेकिन दोनों लड़कियां और 9 उम्र लड़का अब भी खौफजदा थे। वो लोग भी सोफों पर बैठ चुके थे। तुम लोग बाहर जाओ और नहीं, कोई यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। बिमला ने बूढ़े की बात काटते हुए एकदम पिस्तौल तान लिया। बूढ़ा शायद ड्राइवर और चौकीदार को वहाँ से हटाना चाहता था। डरो नहीं बेटा, बूढ़े ने कहा, मैं वादा कर चुका हूँ कि हम में से कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेगा और वैसे भी नौकरों के सामने कोई बात करना ठीक नहीं होगा। बिमला ने मेरी तरफ देखा। मैंने इन दोनों को बाहर जाने की इजाजत दे दी। बरामदे में बैठ जाओ, बूढ़े ने इन्हें हुक्म दिया, और कोई ऐसी हरकत मत करना जो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो। वो दोनों बाहर चले गए तो बूढ़ा मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। हाँ बेटा, अब बताओ क्या बात है, ये सब क्या है? तुम दोनों इस कदर गुस्से में क्यों हो? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी देशमुख को नहीं जानते तो इसकी गाड़ी तुम्हारे घर में क्यों है? क्या ये गाड़ी चोरी की है? बूढ़े ने पूछा। ये मैं नहीं जानता, मैंने कहा। मैं तो ये जानता हूँ कि ठीक है, बूढ़े ने मेरी बात काट दी। ये गाड़ी मेरे बेटे ने कल ही किसी से खरीदी थी। बेचने वाला जरूरतमंद था, इसलिए सस्ती दे दी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा। वो आज सुबह दिल्ली चला गया है। वो एक सरकारी महकमे में बहुत बड़ा ऑफिसर है। मेरा ख्याल है जिस शख्स से इसने गाड़ी खरीदी थी वो इसे जानता था। मैंने इस शख्स को नहीं देखा था, लेकिन गाड़ी के कागजात मौजूद हैं और इत्तेफाक से मैंने अभी तक वो भी नहीं देखे। क्या मैं कागजात देख सकता हूँ? मैंने कहा। वो कागजात दिखा दो माला बेटी, बूढ़े ने इस औरत से कहा। वो औरत उठने लगी तो मैंने इसे टोक दिया। तुम नहीं, इस लड़की को भेज दो। माला गहरा सांस लेकर रह गई। तुम जाओ राधा। इसने अपने दाएं तरफ बैठी हुई लड़की को इशारा किया। कागजात मेरे ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखे हुए हैं। राधा उठकर राहदारी में एक कमरे में चली गई। इसे वापस आने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इसने कागजात मेरे सामने बढ़ा दिए। रजिस्ट्रेशन बुक में 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखी हुई एक रसीद भी थी। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन बुक देखी। ये कार देशमुख के नाम पर थी और जयपुर में रजिस्टर्ड थी। इसमें नंबर भी वही था जो कार की प्लेट पर लिखा हुआ था। वो रसीद देशमुख की तरफ से थी। इस रसीद के मुताबिक इसने अपनी ये कार प्रकाश आनंद को 20,000 रुपए में फरोख्त कर दी थी। क्या आपको हैरत नहीं हुई थी कि 3 लाख की कार 20,000 में कैसे मिल गई? मैंने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये कार चोरी की है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, ये कागजात दुरुस्त हैं, लेकिन ये कार अगवा और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में इस्तेमाल हुई है। मैंने कहा। इन सब के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। प्रकाश आनंद मेरे पति हैं, इस औरत ने कहा। उन्होंने मुझे बताया था कि जिससे उन्होंने कार खरीदी है वो राजस्थान का कोई नेता है जिसे वो अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। वो नेपाल जा रहा था। इसे फौरी तौर पर रकम की जरूरत थी, इसलिए वो इतने सस्ते दामों ये कार मेरे पति के हाथ बेच गया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ना तो ये कागजात गलत थे और ना ही ये लोग झूठ बोल रहे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि मंजिल एक बार फिर मेरे कदमों तले से निकल गई। देशमुख सिर्फ एक दिन पहले नेपाल की तरफ फरार हो गया और जाहिर है वो शोभा को भी साथ ले गया था। हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ पहुंची, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। उम्मीद है आप लोग, क्या तुम असल बात नहीं बताओगे? बूढ़े ने कहा। तुमने अभी तक कहा था कि ये कार अगवा और कत्ल जैसी वारदातों में इस्तेमाल हुई है। क्या तुम दोनों का ताल्लुक पुलिस से है? नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। आप लोग परेशान न हो, ये सिर्फ हम जानते हैं कि ये कार संगीन वारदातों में इस्तेमाल हुई है और हम इस सिलसिले में अपनी जुबानें बंद रखेंगे। तुम लोग कौन हो और इस शख्स को तलाश क्यों कर रहे हो? क्या नाम बताया? देशमुख, बूढ़े ने कहा। देशमुख राजस्थान का नेता है और बहुत बदमाश आदमी है। वो बिमला की दीदी को अगवा करके ले गया है और हम कई रोज से इसका पीछा करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। हमें मालूम था कि वो इस तरफ आया है और नेपाल की तरफ फरार होने का इरादा रखता है। थोड़ी देर पहले बाजार में ये कार नजरों में आ गई, लेकिन मैं खामोश हो गया। इसी दौरान राधा अपनी माँ का इशारा पाकर फिर किसी तरफ चली गई थी। मैं बूढ़े से बातें करते हुए इसे शोभा के बारे में बता रहा था। शोभा और सोनिया का जिक्र करते हुए मेरी आवाज रौंद गई थी। बिमला के चेहरे पर भी अफसरदगी के तासरत उभर आए थे। माला इसे कुर्सी से उठाकर अपने पास ले आई और इसे अपने साथ लिपटा लिया। इस दौरान राधा चाय बनाकर ले आई। इसने ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। पहला कप इसने मेरी तरफ बढ़ाया, फिर दूसरों को चाय देने लगी। हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ
बैठे रहे। बूढ़े ने इत्तेफाक से इसका नाम भी कुंदन लाल था, हमसे हमदर्दी का इजहार किया और माला तो बिमला को सीने से लिपटाए इसे तसल्लियां दे रही थी कि इसकी दीदी जरूर मिलेगी। वो सब बरामदे तक हमारे साथ आए थे। बूढ़े कुंदन लाल ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि हमें गाड़ी में होटल छोड़ आए। हम कार में बैठ गए और कार हवेली से निकलकर सड़कों पर दौड़ रही थी। मैं दिल ही दिल में कुदरत की इस सितम जरीफी पर मुस्कुरा रहा था कि हम ऋषिकेश से जिस कार का ताक़ुब करते हुए आए थे इस वक्त बड़े इत्मीनान से इसी कार में बैठे हुए थे। हम होटल पहुंचे तो 9 बज रहे थे। आजम खान इस्तकबालिया लॉन्ज में बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, वो हमें देखते हुए बोला। हम शाम को होटल से निकले तो इत्तेफाक से हमें देशमुख की कार नजर आ गई, मैंने कहा और फिर इसे तफसील बताने लगा। आखिर में बोला, और तुम बेचैनी से हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? देशमुख का दोस्त प्राण पुलिस की हिरासत में है, वो जख्मी है और अस्पताल में जेरे इलाज है, खान ने कहा। ओह, मैं उछल पड़ा। इससे पता चल सकता है कि देशमुख नेपाल में कहाँ जाएगा। चलो, मैं अभी इससे मिलना चाहता हूँ। आधे घंटे बाद हम अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में मौजूद थे। वार्ड ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 10 बेड्स थे, 5 एक तरफ 5 सामने। पर इन दाएं तरफ वाली लाइन के तीसरे बेड पर पड़ा हुआ था। इसके सीने और पेट में पट्टियां बंधी हुई थी। मुझे देखकर इसका चेहरा धुआं हो गया। वार्ड के दरवाजे पर एक मुसल्ला कांस्टेबल बैठा हुआ था और एक कांस्टेबल पर इन प्राण के बेड के सामने भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। क्या इसे अलग कमरे में नहीं ले जाया जा सकता? मैंने आजम खान की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं, खान ने जवाब दिया। ये देशमुख के हाथों जख्मी हुआ है, इसके बारे में रजाकाराना तौर पर ही सब कुछ बताने को तैयार हो जाएगा। ये कब और कहां से मिला था? मैंने पूछा। और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैं आज सहपहर थाने में इंस्पेक्टर से बातें कर रहा था तो मैंने इससे देशमुख के बारे में पूछ लिया। वो सियासतदान है और राजस्थान का MP है। मेरा ख्याल था कि शायद यहाँ के लोग भी इसे जानते हों और किसी ने इसे देखा हो। इंस्पेक्टर ने बताया कि इसने देशमुख को तो नहीं देखा, अलबत्ता वो कल रात अपने एक आदमी को जख्मी करके नेपाल की तरफ भाग गया है। मैं इंस्पेक्टर के साथ फौरन यहाँ चला आया। इसने जो कहानी सुनाई है तुम्हारे लिए यकीनन दिलचस्प होगी, तुम खुद ही पूछ लो। मैं बेड के करीब बेंच पर बैठ गया। सबसे पहले मैंने प्राण से शोभा के बारे में दरियाफ्त किया। वो ठीक है और अभी तक महफूज है, प्राण ने जवाब दिया। पहले इसे दवाओं के जेरे असर बेहोशी में रखा जाता था, लेकिन अब इसे गन पॉइंट पर रखा जा रहा है। इसके हवास पूरी तरह बहाल नहीं है। वो किसी वक्त बहकी सी बातें करने लगती है। होश में आने के बाद इसने कभी भागने की कोशिश भी नहीं की, हर वक्त खला में घूरती रहती है। इसके सामने खाना रख दो तो खा लेती है। इसने खुद से कभी कुछ नहीं मांगा। वो हरामी इसे नेपाल ले गया है। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जाएगा? मैंने पूछा। काठमांडू, प्राण ने जवाब दिया। वहाँ इसका एक पुराना दोस्त रवि रहता है। वो कारोबारी आदमी है और हिंदुस्तान भी आता रहता है। देशमुख ने कल टेलीफोन पर इसे बता दिया था। रवि काठमांडू में कहाँ रहता है, इसे कैसे तलाश किया जा सकता है? मैंने पूछा। मैं कभी काठमांडू नहीं गया, लेकिन देशमुख ने बताया था कि कांति पाथ में इसका होटल है। होटल का नाम मुझे याद नहीं, प्राण ने जवाब दिया। क्या रवि का भी सियासत से कोई तल्लक है? मैंने पूछा। नहीं, प्राण ने नफी में सर हिलाया। वो इधर का दादा है, बाद सियासतदान इसके दबाव में है। वो कई मरतबा देशमुख के पास जयपुर आ चुका है। एक मरतबा मैंने इसकी बातें सुनी थी। रवि ने देशमुख से कहा था कि हिंदुस्तान में जब भी इस पर मुसीबत का वक्त आए वो काठमांडू आ जाए, वो इसका हर तरह से ख्याल रखेगा। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। सुना है तुम तो बहुत अरसे से इसके साथ थे और इसके खास आदमियों में समझे जाते थे। मैं इस वक्त से देशमुख के साथ हूँ, जब वो एक मामूली और सड़क छाप गुंडा हुआ करता था, प्राण ने जवाब दिया। फिर वो राठौर के पास आ गया। मैं इस वक्त भी इसके साथ था। देशमुख ने राठौर के एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह वो राठौर की आंख का तारा बन गया। देशमुख चालाक आदमी था, रफ्ता रफ्ता राठौर पर हावी होता चला गया और फिर एक रोज इस नमक हराम ने राठौर को भी कत्ल कर दिया और इसकी जायदाद और बिजनेस पर काबिज हो गया। दौलत हाथ आते ही वो सियासत में भी कूद पड़ा। वो बहुत हाथ पैर फैला चुका था। आधे से ज्यादा शहर में इसके जुए और मंशियात के अड्डे थे। इसके गुर्गे शहर भर में भत्ता वसूल करते थे। तवाइफें भी इसके कंट्रोल में थी। MP बनने के बाद वो कुछ और फैल गया। पुलिस में भी इसका हुक्म चलने लगा। कोई फर्जशनास और ईमानदार ऑफिसर इसका हुक्म मानने से इनकार कर देता तो इसका तबादला करा दिया कर जाता या इसे रास्ते से हटा दिया जाता। वो 2 पुलिस ऑफिसरों को अपने गुर्गों के जरिए मौत के घाट उतरवा चुका है। मैं तवज्जो से इसकी बातें सुन रहा था। वो खामोश होकर कुछ देर गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर कहने लगा। मैंने कदम कदम पर इसका साथ दिया। हर आड़े
वक्त में इसके काम आया। शोभा के मामले में भी मैं पेश था। वो शोभा के प्लाट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन राजा साहब की मुदाखलत से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। और फिर ये पट्टी मैंने ही इसे पढ़ाई थी कि अगर वो शोभा से शादी कर ले तो वो प्लाट ही नहीं, शोभा की सारी जायदाद इसके कब्जे में आ जाएगी। इसके लिए इसे अपने आप को बदलना होगा, एक अच्छा इंसान बनकर अपने आप को शोभा के सामने पेश करना होगा। लेकिन बात इसकी समझ में नहीं आई। इसने यहाँ भी दादागिरी इस्तेमाल करने की कोशिश की, शोभा को धमकियां दी। शोभा खौफजदा होकर गायब हो गई। देशमुख इसे तलाश करता रहा। इसने काफी हाउस के मैनेजर और मुलाजमों पर तशद्दुद करके भी इसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि शोभा कहाँ चली गई है। और फिर देशमुख के एक आदमी ने इतला दी कि शोभा ऋषिकेश में मौजूद है। इसका वो आदमी तुमसे पिट कर गया था। और फिर देशमुख हरिद्वार पहुंच गया। वहां से इसने चंद गुंडे साथ लिए और ऋषिकेश पहुंचकर शोभा को उठा लिया। तुम्हें वो मुर्दा समझकर छोड़ गया था, लेकिन अल्मोड़ा में तुम्हें देखकर मैं भी खौफजदा हो गया था। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुका था। अल्मोड़ा से भागने के बाद इसने फैसला कर लिया था कि वो हिंदुस्तान छोड़ देगा। तुम मौत के साये की तरह इसके पीछे लगे हुए थे। मैंने इसे मशवरा दिया कि अगर तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो शोभा को छोड़ दे, लेकिन वो शोभा से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। और बिल आखिर कल यहाँ इसने अपनी गाड़ी बेच दी और कल रात ही सरहद पार करके नेपाल चला गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।